टेंशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक का किधर है तो कैसा होगा, सेम होगा क्योंकि क्यू है और यहाँ अगर इस ब्लॉक पे वर्क। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, है ना। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज अपना बिहेवियर कैसा करता है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं दूसरे को निगेटिव बोलते हैं। इसके आधार पे हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी इनके स्टडी किए थे। और फिर हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ जो बेसिकली होता है वो एफ वेक्टर का मॉड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के बराबर होता है। इस एफ वेक्टर के इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, एफ वेक्टर इजकल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। और इस के की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। कल हमने इसके यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था। तो यूनिट ऑफ के बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जो के होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। अब के का यूनिट हमने पता किया, तो के की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर। कि अगर ये क्यू चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इस पे लगने वाला फोर्स मैंने पहले ही डिस्कशन कराया है आपको कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए और सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। मतलब ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा एक लाइन में, 1 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स F लगाया Q के कारण, तो 1 डिग्री 1 लाइन में कितना बनाएगा, इस पे बनने वाला टोटल एंगल कितना है, सॉलिड एंगल जो कितना बनाता है 4 पाई। तो 1 डिग्री में कितना बनाएगा 1/4 पाई। अगर इसकी परमिटिविटी, इस पॉइंट का परमिटिविटी मान लेते कुछ E है, तो 1 लाइन में कितना हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली जो K की जो वैल्यू आती है ये आता है। इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखा K की वैल्यू। क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर मान लेते इस ब्लॉक पे और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे लग रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि इस पे इस वाले पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है 4 पाई। तो 1 डिग्री में कितना बनाएगा, मतलब 4 पाई डिग्री पे फोर्स मान लो कुछ लग रहा है, तो 1 डिग्री पे कितना लगेगा 1/4 पाई। 1 डिग्री पे कितना लगेगा 1/4 पाई। अगर इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका 1 लाइन पे कितना हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ का कितना है एप्सिलॉन नॉट है। तो इसलिए इस वाले के की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो ये होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻12। और इसका यूनिट की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या था न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका हो जाता है ठीक कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि फोर्स एफ वेक्टर का मॉड इक्वल टू क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। तो इनके कुछ अपने फंडामेंटल थ्योरीज टाइप के या कुछ फंडामेंटल थिंग्स होते हैं। ये होता है इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, है ना, ऐसे मान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड सेंटर टू सेंटर। पहला लाइन ये पॉइंट ये समझ में आपको आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये दो चार्ज है Q1 और ये Q2, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा पहला। दूसरा क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं। मान लेते हैं कि ये एक चार्ज प्लस है और ये भी चार्ज प्लस है, तो ये क्या करेगा इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये भी इसको क्या करेगा ऐसे रिपेल करेगा। ये जो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में है, इसीलिए ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में। तीसरा पॉइंट कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। वर्क डन बाय क्लोज सरफेस या क्लोज लूप, वर्क डन बाय क्लोज लूप, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन क्लोज लूप कितना होगा, जीरो। तो इट इज इन कंजर्वेटिव नेचर। ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण और ये सेंट्रल फोर्स होने के कारण, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स, इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया मेरी बात? तो ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इट इज सेंट्रल फोर्स। दूसरा, इट इज ऑलवेज एक्ट along the line joining। तीसरा, net work done by electrostatic force, net work done by electrostatic force on closed loop is zero। so it is in conservative nature। कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर में होता है। चौथा पॉइंट, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर and due to conservative nature and central force, due to conservative nature and central force, it has potential energy। तो इसका हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पांचवा, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इट इज फॉलो थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। समझ में आई बात? तो ये बातें समझ में आ गया, तो इसको लिख लेंगे, ये पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे हमेशा। ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, इनके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसलिए किसी चीज़ का डिफाइन किया जाता है कि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी से मिले। ये आपने 11th क्लास में भी देखा होगा कि वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है, आसानी मिलती है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिफाइन करते हैं। ये बातें याद रखना है। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लिया जाए, सपोज कीजिए कि 2 ब्लॉक है ए एंड बी विच हैज चार्ज 2 कूलम और मास उसका कितना है 1 kg, एंड इसका है 1 कूलम और 3 kg मास है। प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1 मीटर उसके, मान लेते हैं 1 मीटर क्या करता है, उससे बीच में डिस्टेंस है। इफ वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक, अगर मैं इसको छोड़ूंगा, सिंपल सी बात है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। दोनों एक तरफ से मूव करेंगे क्योंकि दोनों कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। तो दोनों पॉजिटिव नेचर का है तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो उनके पास क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इफ द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए। ब्लॉक की वेलोसिटी हमें निकालनी है। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक ये ए है और ये बी है। ठीक है, समझे? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये ए है और ये बी है। अगर मान लेते हैं इसका मास, इस पे कितनी चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, और इसका मास कितना है 1 kg है। इस पे कितना है 1 कूलम का चार्ज है और इस पे मास कितना है 3 kg मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं
कि अगर मान लो और दिया क्या है तुम्हारे पास कि बी की जो वेलोसिटी है वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगा, ये बात मैं पहले भी समझा रहा हूँ कि मान लो दो ब्लॉक को ऐसे ही आप छोड़ दूंगा फ्री स्पेस में, तो ये क्या करेंगे, ये भी इधर चलेंगे और ये भी इधर चलेंगे, मूव तो करेंगे ना। ये बात तो क्लियर है। तो अब मान लो ए और बी, तो अगर मान लो बी 5 मीटर पर सेकेंड से राइट में मूव कर रहा है तो ए की वेलोसिटी आपको निकालना है। तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें, सोचिए सोचिए थोड़ा सा। ये 11th के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, है ना। ये 11th का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सोचोगे इसको तो इस वाले चीज में देखो कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है। देखो तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे तो है ही नहीं सर, है ना। क्योंकि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इस पे क्या लगेगा, इंटरनली फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स लगाएगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा, और वो कैसे लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो ये हमेशा कैसा होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। इसका मतलब कि अगर इस पे वो फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। हाँ सर एकदम लगा रहा होगा, लेकिन कैसे लगा रहा होगा, इंटरनली लगा रहा होगा। तो एक्सटर्नली फोर्स है क्या, नहीं है सर। तो मतलब अगर किसी सिस्टम पे, अगर मान लेते हैं कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। यहां पे एफ एक्सटर्नल कितना है, इस बॉडी पे कितना है, जीरो। अगर किसी भी बॉडी पे एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो उसका कौन चीज कंजर्व होता है, याद करो, एलएलएम के चैप्टर में पढ़ा होगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम इज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है तो भाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम कितना हो जाए, मास इंटू वेलोसिटी। मान लेते हैं ये इस वेलोसिटी से v, इस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मान लेते हैं v वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है 1 kg इंटू वी इजकल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ दिस इंटू दिस। मोमेंटम ऑफ दिस मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस इंटू दिस, मतलब 5 इंटू 3। तो v इजकल टू कितना हो गया 15 मीटर पर, मतलब ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया। देखिए ये कहाँ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कंसेप्ट कहाँ का यूज हो रहा है, काइनेमेटिक्स का। इसलिए 11th क्लास का सिलेबस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए 12th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जेई मेंस जेई एडवांस लेवल का। अगर आपको 11th क्लास का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए 11th को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये बात समझ में आ गया कि एफ एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। तो इसके आधार पे हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी निकाल दिया। समझ में आ गया, लिख लो इसको अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है। देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो। कह रहा है कि इन द फिगर सो चार्ज Q1, चार्ज Q1 फिक्स्ड। यहाँ पे चार्ज 1 कैसा है, फिक्स्ड है। किसके साथ, इस वाले दीवार से ये फिक्स्ड है। एंड Q2 इज अ फोर्स टू मूव, है ना। एंड Q2 फिक्स्ड एंड Q2 इज फ्री टू मूव, सॉरी, है ना, फ्री टू मूव। और Q2 कैसा है, फ्री टू मूव है। मतलब क्या, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे दीवार से एक चार्ज को चिपका दिया और दूसरे चार्ज को मैं यहाँ पे छोड़ दिया। तो जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसके कारण इसकी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो इस पे फोर्स लगेगा तो बॉडी के पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अगर इस बॉडी के पास वेलोसिटी आ जाएगा तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज व्हेन इट रीच डिस्टेंस R2। जब ये R2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो उस रीच द डिस्टेंस R2 आफ्टर इफ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। मतलब उसको रेस्ट में ऐसे पकड़ के मैंने इसको छोड़ा तो इस पे कैसे था, रेस्ट पे था। तो जैसे रेस्ट से इसको मैं छोड़ू और ये R2 डिस्टेंस को अचीव करे तो आपको इस ब्लॉक का मतलब Q2 चार्ज की वेलोसिटी डिफाइन करना है। क्लियर है मेरी बात। मतलब कि एक चार्ज फिक्स्ड है, दूसरे चार्ज को मैंने यहां छोड़ा तो इस वाला चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। किधर करेगा, इस राइट के साइड में मूव करेगा। और ये जो राइट में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी हर एक जगह पे सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या वेरिएबल होगी।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट सोचो काइनेमेटिक्स से कि अगर मैं किसी एक ब्लॉक को यहां छोड़ दूं और इस पे क्या करें। अब देखो यहां से जो यहां फोर्स है और यहां से जो यहां फोर्स है, इस वाले पे, इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे, क्या तीनों जगह पे फोर्स सेम है या अलग अलग है? आप देखोगे तो हमारे पास जो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ वेक्टर इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, जो भी मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं। अब यहां से यहां तक जो देखो तो ये R1 है डिस्टेंस, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आगे जाएगा तो R1 प्लस कुछ हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो R1 प्लस कुछ और हो जाएगा। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, घटेगी। घटेगी नहीं घटेगी, जब ये घटेगी तो ये कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। तो मैं क्या इस पे डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये वेरिएबल है तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। और एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं कि ये x वेरिएबल, मैंने एक पॉइंट मान लिया, मान लेते हैं कि यहां से ये x डिस्टेंस पे इस वाले चार्ज पर कुछ फोर्स हुआ होगा। तो मान लेते कितना फोर्स होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स कैसा है, वेरिएबल है, कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो फोर्स इजकल टू क्या लिखेंगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर एक्स वेक्टर का स्क्वायर, लिखेंगे कि लिखेंगे। और एफ की वैल्यू क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद करो आपने पढ़ा होगा एनएलएम के चैप्टर में कि ए इजकल टू एक तो होता है डी वी वाई डी टी और दूसरा ए इजकल टू क्या होता है, वी डी वी वाई डी एक्स। तो अगर फोर्स लिखा जाए तो एम डी वी वाई डी टी भी लिखा जाता है और एफ इजकल टू एम वी डी वी वाई डी एक्स भी लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं जाता है? तो ये जहां पर मास कैसा है, कांस्टेंट हमने यहाँ पे मान रखा और यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। और यहाँ पे जो वेलोसिटी जो वेरिएबल है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, एक्स वाला या टी वाला? तो सर एक्स वाला चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक्स वाला। तो एम वी डी वी बाई डी एक्स इजकल टू क्या लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स की स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अब एम वी डी वी बाई डी एक्स इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे। वी डी वी बाई डी एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर इसको आगे देखा जाए तो अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं इसको, वी डी वी इजकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम इंटू डी एक्स इंटू एक्स, क्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो वेलोसिटी कहां से, यहां पे कितना वेलोसिटी था इस पार्टिकल के पास, जीरो। ये वेलोसिटी जीरो से कहां तक गया, मान लेते हैं वी तक गया होगा। और इसमें देखो डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग। जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, कहां से कहां तक, जीरो टू वी तक। और इस वाले का कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एम बाहर निकल जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, जीरो टू R1 टू R2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन एम और ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन,
कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। फिर से इसको देखोगे तो ये क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन M। और अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/x माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R1 माइनस 1/, ये हमारा आंसर। फिर से देख लो, जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना, लेकिन ये चीजें समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी पार्टिकल्स को यहाँ छोड़ा जाए तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ से यहाँ तक फोर्स कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो वो वेलोसिटी आपसे पूछा गया कि जब वो R2 डिस्टेंस पे Q2 चला गया होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को 2 लाइन में हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, 1 लाइन सॉल्यूशन होगा। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ाया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आसान कर देता है, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं उसको क्या कर देते हैं, आसान कर देता है। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर अच्छे से आता होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ का एनर्जी निकाल लेंगे और यहाँ का एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से करवाऊंगा और वहां पे अच्छे से इस बात को आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखे और देखे, ए ब्लॉक ए ऑफ चार्ज Q1 इज फिक्स्ड एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ mass M and charge Q2 is allowed to move freely on the rough floor. Find the range of Q2 for which the particle at rest, where the mu is the coefficient of friction. Mu is coefficient of friction of, ये आपको गिवन है, मतलब कि 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये मान लेते हैं, दूसरा ब्लॉक ये मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ए ब्लॉक चार्ज, ए कैसा है, चार्ज Q1 है और ये कैसा है, फिक्स्ड है, ये मूवेबल नहीं है। दूसरा सेकंड है ब्लॉक, इसका मास M है और चार्ज Q2 है, ये बी ब्लॉक है, ये कैसा है, मूवेबल है ना, ये कैसा है, मूवेबल है। मतलब ये इसको जैसे छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। कह रहा है कि इसको मतलब इसको स्टैटिक रहना है तो Q2 की वैल्यू में क्या रेंज हो सकता है, ये आपको डिफाइन करना है। यही बोला है कि चेंज Q2 इज अलाउड टू मूव फ्रीली ऑन द रफ फ्लोर, फाइंड द रेंज ऑफ Q2 फॉर विच द पार्टिकल एट रेस्ट, कि वो पार्टिकल रेस्ट पे रहे। अब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो आपको म्यू दे रखा है, इस जो रफनेस है, किसी सरफेस की जो रफनेस होती है, जो इसमें फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन क्या चाहता है, कि दोनों ब्लॉक साथ साथ रहे। ये बात तो आपको फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, कि फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि दोनों ब्लॉक कैसा रहे, साथ साथ चले, कैसा चले, साथ साथ। तो अगर मान लो कि इस ब्लॉक को ये रेस्ट पे है तो ये भी चाहेगा, अब मान लो कि ये वाला ब्लॉक अभी ऐसे रखा हुआ है तो वो कैसा है, रेस्ट पे, और जैसे ऐसे रखूंगा तो ये क्या करने लगेगा, उसको फोर्स लगाएगा, जिसके कारण इसकी मूवमेंट किधर होने लगेगी, राइट में होने लगेंगी। तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, इधर है। तो इस पे जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगा देगा। जब ये वाला कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, जब Q2 व्हेन, ऐसा लिखो, इफ Q2 इज पॉजिटिव then force is repulsive, then force is repulsive। repulsive मतलब क्या, इसको क्या करेगा, इधर धकेलेगा। तो मतलब इसका इंटेंशन ऑफ मोशन उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ हो जाएगा। तो अब मैं इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, ये देखो, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया है क्या, ब्लॉक एक चार्ज Q, सेकेंड ब्लॉक मास M एंड द Q2 अलाउड टू मूव अलोंग द फील्ड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस कुछ हम लोग मान लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि x था, ठीक है, मान लेते हैं x है।
तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। कैसा हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। और इस ब्लॉक पे, क्योंकि ये ब्लॉक कैसा है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करेगा, तो इस वाले ब्लॉक पे अगर मान लो इधर फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन इजकल टू क्या है यहाँ पे, एम जी। एन किसके बराबर है, एम जी। मतलब क्या, इसके बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, के Q1। बात समझ में आ रहा है। ये जब वो कैसा हो जाए, जब कैसा हो, पॉजिटिव, और जब निगेटिव होगा तो जब निगेटिव हो जाएगा, मान लेते हैं ये जब निगेटिव हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो फ्रिक्शन जो है ये चाहता है कि ये दोनों सरफेस कैसे हो, साथ में रहे। तो इसके लिए उसको ये पता है कि मुझे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाना है। अगर फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जब फोर्स इधर है राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मान लेते हैं कि चार्ज, इफ चार्ज Q2 इज निगेटिव, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या, फोर्स फिर से कैसा लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगने लगेगा, इस कंडीशन में इधर लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और उस कंडीशन में अट्रैक्शन का फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लगेगा, लेफ्ट में लगना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि चार्ज ये कैसा है Q2 माइनस में, इजकल टू क्या हो जाएगा म्यू एम जी। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 इजकल टू क्या हो जाएगा म्यू एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन Q1, कैसा माइनस में। ठीक है। तो बेसिकली जो Q2 का रेंज आया मेरे पास वो कैसा आया, म्यू एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू के, Q1 इंटू के माइनस म्यू एम जी एक्स स्क्वायर अपॉन के Q1। ये इसका रेंज हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने कराया। बात समझ में आ रहा है आपको, कि अगर मान लेते हैं तो इसका रेंज क्या होता है, फ्रिक्शन बेसिकली क्या कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। उसको बस ये देखना है कि इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक का किधर है, उस ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो उसको डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगाना है, वो उस डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा फ्रिक्शन। ये 11th के में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करना। और तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है। और ये फोर्स था, इस पे क्या है -2Q चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ चार्ज Q है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ये करेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि व्हाट इज द स्पीड, मतलब ये कुछ स्पीड से इधर u मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये भी कितना चल रहा होगा u मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रहा है कितना u मीटर पर सेकंड से। तो बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ u, वेलोसिटी ऑफ u। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, और इसके कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ये वाला जाना किधर चाह रहा है, अगर देखा जाए तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन कैसा है, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उसका इंटेंशन ऑफ किधर है, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाएगा, तो मान लेते कि देखो यहाँ पे ये इधर एक फोर्स लगाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दोनों की वजह से लगेगा, इनके वजह से किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट किधर हो जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में। अगर ये
इक्वल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो ये वाला मान लेते हैं कि इसका अगर मान लेते हैं कि फोर्स एफ है और इधर से लगने वाला फोर्स भी एफ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसा होगा सेम होगा, क्योंकि क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिख सकते हैं कि दोनों सेम होगा। और इधर इस डायरेक्शन में देखो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं F2 लगा देता, फोर्स लगाया। तो इसको अगर हम देखा जाए तो इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, तो F का एक कंपोनेंट इधर होगा जो कितना हो जाएगा F cos थीटा, और इस वाले F का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कितना होगा F cos थीटा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना F sin थीटा, और ये वाला का क्या कंपोनेंट कितना हो जाएगा F sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब F sin थीटा इक्वल टू क्या है F sin थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा अगर मान लो तो जीरो, मतलब इन हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है जीरो। तो वर्टिकल में आप देखो तो वर्टिकल में कितना है इधर F2 और इधर F cos थीटा, मतलब 2F cos थीटा। लेकिन नेट हमें किधर रखना है नीचे की तरफ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है बाहर की तरफ, तो बाहर को क्या करेगा इक्वेट करेगा। तो मतलब 2F2 माइनस क्या लिख सकते हैं 2F cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा mu स्क्वायर बाय आर। ठीक है, mu स्क्वायर बाय आर, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √3/√3r के बराबर होता है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और cos 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको इसकी वैल्यू निकलेगी √3/2, और फिर क्या है आधा इस तरह ये भी होगा, तो √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3r आ जाएगा इसका ये। तो F2 वैल्यू कितना आ जाएगा, तो F2 की वैल्यू देखो तो ये वाला -2q इंटू क्यू, तो -2q स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, -2 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3r का स्क्वायर, √3r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा m, मास जो दिया हुआ है m दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में जो भी दिया है m v स्क्वायर बाय r। यहाँ से आप इस इक्वेशन से क्या करेंगे v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। A particle of mass m carrying charge q is revolving around a fixed charge minus q। मान लेते हैं एक चार्ज है, क्या है q1, और एक दूसरा चार्ज है -q2, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड फिक्स्ड चार्ज -q2 है ना, इन सर्कल पाथ ऑफ रेडियस r। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। मान लो कि ये घूम रहा होगा ऐसे, तो इसकी स्पीड होगी कुछ, तो ये स्पीड निकालना है और साथ में क्या निकालना है टाइम पीरियड, एक बार घूमने में कितना टाइम लगाएगा उसको टाइम पीरियड निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से वही चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक मेरे फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में कितना लगाएगा mv स्क्वायर बाय आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये आर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर। आर ने आर को कैंसिल कर दिया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या बचा आपको, वी स्क्वायर बराबर बचा के Q1 Q2 अपॉन आर इंटू एम, और वी इजकल टू क्या हो जाएगा √के Q1
Q2 अपॉन R इंटू एम। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इजकल टू हो जाएगा 2 पाई R अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 पाई R अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर के Q1 Q2 अपॉन R इंटू एम। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग कल वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप सब लोग लिख ले कि द इक्वल चार्ज आइडेंटिकल स्मॉल मेडिकल स्फीयर ए एंड बी रिपेल इच अदर विथ फोर्स 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। यहाँ तक की बात समझते हैं कि दो मेटेरियल का है ए और बी, ठीक है, इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेडिकल ए एंड बी रिपेल इच अदर विथ फोर्स 2। इन दोनों को रिपेल कर रहा है कितना से, फोर्स लगा रहा है कितना, फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁵ वेयर प्लेस्ड इन एयर। जब इसको हम लोग एयर में, मतलब या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम को हम लोग मान लेते हैं कि एक ही है। अनदर आइडेंटिकल चार्ज अनचार्ज स्फीयर सी इज टच्ड टू बी। अब एक हम लोग सी लेते हैं और वो टच करता है बी को पहले, ठीक है, एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए एंड बी, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब क्या कह रहा है कि इस वाले को उठा करके फिर मैं इस तरह से ले आता हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इससे पहले टच करा दिया, तो मान लेते हैं, मान लिया जाए कि इस पे पहले चार्ज जो था ये वो क्यू और क्यू था, ठीक है। जब मैं इसको टच कराया तो इस पे कितना चार्ज आ गया, जब टच कराया तो दोनों पे इक्वल है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों पे चार्ज कैसे आएंगे, सेम चार्ज आ जाएंगे। इस पे भी कितना आ गया Q/2 और इस पे भी Q/2 आफ्टर टचिंग। अब जब इसको अलग किया तो इसको अलग करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे टच करो, टच करने के बाद जैसे टच करेंगे तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा Q। और जब मैं उसको हटाऊंगा तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा Q/2 इस पे भी चार्ज कितना है Q/2 और ये भी चार्ज Q/2 और इस पे चार्ज कितना है, मान लेते Q, पहले मान लिया था। अब इसका टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना था x, तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और इसके डिस्टेंस का कितना कितना हो जाएगा x/2, क्योंकि इसके मिड में रखा गया है। अब पहली चीज तो आपको पता है कि जब इन दोनों को टच नहीं कराया गया था तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना था, जो F इजकल टू 2 × 10⁵ के बराबर था। तो सपोज करें मान लेते हैं कि F इजकल टू K² / x² इजकल टू कितना है आपके पास 2 × 10⁵, ठीक है। अब जब मैंने इसको टच करा दिया, जब टच करा दिया तो इसके कारण से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, सिमिलर चार्ज है ना। और दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहा था, स्फीयर एंड बी रिपेल इच अदर, मतलब दोनों में सिमिलर चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये वाला जो इसको इधर रिपेल करेगा तो मतलब इस पे लिखेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इजकल टू कितना हो जाएगा, तो इस पे फोर्स हो जाएगा Q/2 अपॉन में क्या हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। और फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन फोर्स ऑन सी फोर्स ऑन सी ड्यू टू किसके कारण, बी के कारण, तो कितना हो जाएगा K/Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का। तो इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, K² / 2 अपॉन में x² / 4।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा के क्यू स्क्वायर 2 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और इसको अगर देखा जाए तो 2 दूनी 4 और ये 2 4 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? और मुझे पता भी है कि सी के कारण फोर्स ज़्यादा होगा और बी के कारण फोर्स कम होगा, और आया भी। तो अब इस पे एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा किस में से? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए में से फोर्स ऑफ सी ड्यू टू बी को घटा देंगे। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए माइनस फोर्स ऑफ सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी कितना है? 2 के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या चीज? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। मतलब अभी भी फोर्स कितना है? अभी भी फोर्स कितना है? के क्यू स्क्वायर बाय 2 न्यूटन। मतलब इससे एक चीज समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे बेसिकली किसके बारे में? कि न्यूटन मतलब वेक्टर फॉर्म ऑफ मैं आपको डेली इसलिए इतना क्वेश्चन करवा देता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके आधार पे भी हम लोग 5-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।